अब ये जो इल्जाम और एतराज किया जाता है कि जी मुसलमान कैदी जो औरतों को रेप कर दिया करते थे, ये एतराज मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। आज इन रेफरेंसेस के बाद अगर कोई आदमी ये एतराज करता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो बददियानती कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का हार्म इस्लाम में हराम है। सही हदीसें हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी तरीके के हार्म को जो है हराम फरमाया है। जो हार्म है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए, और जो शख्स इस दुनिया में किसी पर हार्श होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर हार्श होगा। तो बहुत सारी हदीस हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी हार्म पहुंचाने को मना फरमाया है। हार्म पहुंचाना किसी को भी हराम है। और हमारे पास सही हदीसें अवेलेबल हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम में, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी शख्स अपने स्लेव को एक थप्पड़ मारता है तो उसका कफ़ारा ये है कि उसको आज़ाद ही करना होगा। मतलब एक थप्पड़ मारने पर स्लेव को आज़ाद ही करना होगा, ये उसका कफ़ारा है, एक्सपायेशन है। अनदर हदीसें मौजूद हैं जिसमें एक सहाबा जो हैं वो एक सर्वेंट को मार रहे थे, तो पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनसे कहा कि याद रखना अल्लाह ताला तुमसे ज़्यादा पावर रखता है तुम्हारे ऊपर। तो उन सहाबी ने उस सर्वेंट को आज़ाद कर दिया अल्लाह के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा ना करते तो अल्लाह तुमको जहन्नुम में जलाता। मतलब मारने पर आज़ाद कर दिया। ठीक है। उसी तरीके से एक और हदीस है जिसमें किसी शख्स ने स्लेव को थप्पड़ मार दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको आज़ाद करो। तो यानी थप्पड़ मारने पर इस्लाम स्लेव को आज़ाद करने का हुक्म देता है। किसी भी तरीके का हार्म इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब ये चीज़ आपको कॉमन सेंस भी बता देगी कि जब किसी तरीके का हार्म इस्लाम में अलाउड नहीं है तो जो रेप है वो हार्म से एसोसिएटेड होता है, तो रेप भी इस्लाम में हराम है। और उसके बाद कंसेंट होता था या नहीं होता था, कंसेंट की डेफिनेशन क्या है, लिबरल सोसाइटी की जो कंसेंट की डेफिनेशन है वो कितनी शेकी है, इस सब चीज़ को मुफ्ती साहब ने बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिना इस वीडियो को पूरी देखे आपके बात समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं स्टैम्प्स भी नहीं लगा सकता, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखने वाले तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए। इस वीडियो को डाउनलोड करके या प्लेलिस्ट में सेव करके इस वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा, जब ही आपके बात समझ में आएगी। तो मुफ्ती साहब ने हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और लास्ट में बताया भी है कि किस तरीके से कि फ़ीमेल्स का भी कंसेंट होता था। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरा का पूरा ही देखना पड़ेगा, तो किसी भी तरीके की आपके क्वेश्चन और शक की गुंजाइश आपके दिल में नहीं बचेगी। जो कॉन्क्यूबाइन है उसके साथ अगर उसका जो मास्टर है वो कंज्यूमेशन करता है तो क्या ये रेप नहीं है? क्योंकि ये उसके कंसेंट के खिलाफ है। आपने उसका कंसेंट लिया नहीं और उसके साथ ये ज्यादती की, जिनसी ज्यादती, तो ये जिनसी ज्यादती तो रेप हुई। हाँ, अगर उसका कंसेंट हो तो भी कोई हरज नहीं है। तो सारी बात जो है वो कंसेंट पे आकर रुक जाती है, रजामंदी के ऊपर रुक जाती है। यानी अगर आप आज के लिबरल सोसाइटी में देखें, एक आदमी चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, अगर वो आउट ऑफ द वे जाकर किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, कंसमेशन करता है और रजामंदी के साथ, तो कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीवी को प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लीगली या मुआशरे में इमोरल भी नहीं समझा जाता। मैं लिबरल मुआशरे की बात कर रहा हूं। तो सारी बात आती है कंसेंट के ऊपर। तो आज कंसेंट के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि कंसेंट है क्या। और मैं अपने नाजरीन से चाहूंगा जो आज की इस लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, कि वो इसको आज नोट कर लें और बहुत गौर से सुने कि कंसेंट क्या है। देखिए, एक अमेरिका में और यूरोप में एक तंजीम है, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है प्लान्ड पेरेंटहुड। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी, उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर आप जा सकते हैं। उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर कंसेंट अगर आप डालेंगे तो ये पूरा जो मैंने आपके सामने पेश किया है स्क्रीन के ऊपर, ये आ जाएगा, ये पूरी इबारत, ये पूरा टेक्स्ट। वो कहते हैं कि कंसेंट के 5 मेयारात हैं, 5 स्टैंडर्ड्स हैं। FRIES, अगर आप इसको एक लफ्ज बनाकर पढ़ेंगे तो है फ्राइज, यानी फ्रेंच फ्राइज। तो मुझे यकीन है कि आज के बाद फ्रेंच फ्राइज थोड़ा सा आपको बुरे लगेंगे, इसलिए अगर आप उसको आलू का चिप्स कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो फ्राइज क्या चीज है? ये कंसेंट की डेफिनेशन है। कंसेंट यानी मियां या मर्द और औरत के दरमियान अगर कंज्यूमेशन हो रहा है तो कंसेंट को हम कैसे माने, कैसे समझे कि कंसेंट है, फुल रजामंदी है। और अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी मिस हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि फुल रजामंदी नहीं है और उसमें मर्द के खिलाफ केस हो सकता है, रेप के चार्जेस उस पर लग सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि फ्रीली गिवन।
फ्रीली गिवन का मतलब यह है कि ये एक जो कंसेंट है ये आपकी चॉइस है। इसके ऊपर आपको कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ड्रग या अल्कोहल का। पता चला कि मर्द ने औरत को ड्रग पिला दी, अल्कोहल पिला दिया और उसके साथ उसने कंज्यूमेशन कर लिया, तो ये फ्रीली गिवन का वायलेशन हुआ, ये कंसेंट नहीं है। बात समझ में आती है? रिवर्सेबल, रिवर्सेबल का मतलब यह है कि अगर एक मर्तबा औरत ने कंसेंट दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब वो जब तक कंज्यूमेशन चलता रहेगा, इंटरकोर्स चलता रहेगा, ये कंसेंट बाकी है, बल्कि औरत किसी भी मौके पर उसको रिवर्स कर सकती है। तो लिखा है कि एनीवन कैन चेंज देयर माइंड अबाउट व्हाट दे फील लाइक डूइंग एनी टाइम, इवन इफ यू हैव डन इट बिफोर एंड इवन इफ यू आर बोथ नेकेड इन बेड। यानी अगर इस हाल में भी है कि दोनों बिस्तर में बरहना है, लेकिन बहुत करीब है कि कंज्यूमेशन हो गया, एकदम माइंड बदल गया और कंसेंट खत्म कर दे औरत, तो यह उसको हक है। इसके बाद अगर मर्द कोई आगे बढ़ेगा तो ये रेप हो जाएगा। तीसरी चीज है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब है? यानी जो काम हो रहा है उसके ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात पहले दे देनी चाहिए। यू कैन ओनली कंसेंट टू समथिंग इफ यू हैव द फुल स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज दैट ही विल यूज ए कॉन्डम एंड देन दे डोंट, देयर इजंट फुल कंसेंट। वाज़ेह है बिल्कुल, जो लोग इंग्लिश समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता दूं कि एक मर्द ने कहा जी कॉन्डम यूज करूंगा लेकिन नहीं किया, तो ये कैलिफोर्निया की कोर्ट में, इसको शेल्थिंग बोलते हैं, कैलिफोर्निया की कोर्ट में 7 अक्टूबर को पिछले साल ही ये फैसला आया है कि ये सिविल क्राइम है कि चूंकि कंसेंट जो है वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, वो नहीं पाया गया। चौथी चीज है इंथुसियास्टिक। इसका मतलब क्या है? व्हेन इट कम्स टू सेक्स यू शुड ओनली डू स्टफ यू वांट टू डू, नॉट थिंग्स दैट यू फील यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। मैं इसके बारे में जरा तफसील से बात करूंगा आगे। उसके बाद है स्पेसिफिक। सेइंग यस टू वन थिंग लाइक गोइंग टू द बेडरूम टू मेक आउट डजंट मीन यू हैव सेड यस टू अदर्स। यानी अगर एक औरत ये कहती है, यानी तलाउब कर रही है, मेक आउट कर रही है, यानी जो कंज्यूमेशन से पहले जो टचिंग होती है, अगर वो कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स भी करना चाहती है। स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो आपको बताए कि हाँ जी यही काम करना है तो फिर होगा, वरना कंसेंट नहीं है। अब ये जो इसमें 3 पॉइंट हैं, रिवर्सेबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहूंगा। और उसमें भी जो इंथुसियास्टिक है, इंथुसियास्टिक का क्या मतलब है प्लान्ड पेरेंटहुड के नजदीक? और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकता है भाई ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बुनियाद पर पूरा मुआशरा चल रहा है। अमेरिका में लॉज बन रहे हैं, जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर चल रही है। ये इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो इंथुसियास्टिक क्या है? Asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay? थोड़ा सा I'm sorry, लेकिन बात को बहुत वाज़ेह करने के लिए मुझे कुछ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मसलन एक आदमी और एक मर्द और औरत जमा है, ओरल सेक्स चल रहा है। अब मर्द जो है वो उसको बदलना चाहता है, तो वो पहले इजाजत लेके मैं उसको, यानी जो एक्चुअल सेक्स है कि मैं वो कर लूं, वो कहेगी हाँ जी ठीक है कर लो, चलो भाई आगे बढ़ो। अगर उसने नहीं पूछा ये रेप हो जाएगा। इसी तरीके से confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch. कोई भी जरा सा फिजिकल टच हो पहले पूछ लो, ठीक है हाँ भाई ठीक है चलो भाई आगे बढ़ो। उसके बाद आगे letting your partner know that you can stop any time. आप अपने पार्टनर को ये बता दें, देखो भाई किसी भी वक्त आप जो है, यानी मर्द या औरत से कहते हैं किसी भी वक्त तुम्हारा जहन किसी भी लम्हे अगर बदलना चाहे, फौरन बदल जाए, मुझे बता देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। और नॉट ओनली ये, आगे कहता है periodically checking in with your partner such as asking is this still okay? मसलन यानी तसव्वुर कीजिए कि जो लोग मैरिड है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मर्द और एक औरत वो कंज्यूमेशन कर रहे हैं और बार बार इस अमल के दौरान मर्द ये पूछ रहा है ठीक चल रहा है, हाँ जी ठीक चल रहा है, चलो भाई आगे, ठीक चल रहा है, अब आप सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, चलो भाई आगे। ये है कंसेंट। तो इस तरह ये एक ऐसा कंसेंट को डिफाइन किया गया है ताकि बेड में, ये वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि अभी तक जब कंज्यूमेशन होता है तो मर्द लीड करता है, लेकिन आप कंसेंट को इस तरह डिफाइन करें कि मर्द लीड ना करे, औरत लीड करे, इसलिए कंसेंट की ये डेफिनेशन की गई है। तो अब यहां सबसे पहले सवाल होता है कि ये जो रिवर्सेबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक है, ये जो रिवर्सेबल है, क्या वाकई कंसेंट लिबरल सोसाइटी में रिवर्सेबल होता है? ऐसा नहीं है। मैं कई मिसालें आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी मिसालें जो हैं वो क्या कहना चाहिए सेक्स और कंज्यूमेशन से रिलेटेड हो। देखिए, आप डेमोक्रेसी में वोट देते हैं, वोट आपका क्या है? वोट आपका कंसेंट है। क्या आप वोट देकर रिवर्स कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले? नहीं कर सकते।
तो आपका वो जो कंसेंट आपने पॉलिटिकल लीडर को दिया है, और ये याद रखिए कि एक आदमी और एक मर्द और एक औरत जब एक बेड में होते हैं तो ये उनका जाती पर्सनल मामला है, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पूरी सोसाइटी को ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये जो वोट है ये आपका कंसेंट है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन्फॉर्म्ड की आपको मिसाल देता हूं। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा से उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो क्या आप अपने कंसेंट को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मिसाल, आपने मसलन एक वजीर आजम को या सदर को वोट दिया, यानी कंसेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम लीड करो, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि वो जंग ना करे। मसलन अमेरिका में आपने वोट दिया और आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई बाइडन जो है वो जंग ना करे, और बाइडन ने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे आए कि बाइडन को जंग करनी पड़ी। तो क्या आप उसको रिवर्स कर देंगे? नहीं कर सकेंगे। आप अपने कंसेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल सोसाइटी में जो कंसेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सेबल हो, इरिवर्सिबल भी होता है। और जरूरी नहीं है कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि पार्शली या बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो भाई कंसेंट का कोई एक मेयार तो तय होना चाहिए। कोई भी मेयार लिबरल सोसाइटी में तय नहीं है। और एक अहम पॉइंट वो ये है कि एक मर्द या एक औरत अगर खुद ही अपना कंसेंट दे रहा है, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट का कंसेंट भी काफी है। एक मैं मिसाल देता हूं, ये केस है 1957 का, एक ब्रिटिश कोर्ट का। ये लीगल इंसाइक्लोपीडिया है, BMLR 5, उससे यह हवाला है। इन अ केस ऑफ नॉन कंसेंशुअल साइकाट्रिक ट्रीटमेंट where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. इसका मतलब ये हुआ कि एक केस हुआ था, उसमें यह था कि एक शख्स को साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसका वो ट्रीटमेंट किया गया। वो शख्स जो है कोर्ट चला गया, तो लेकिन कोर्ट ने जो रूल किया वो ये किया कि आपके कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, जो कि डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है वो इस मैदान के जो माहिरीन हैं उनके तरीक़ेकार, उनके तय करदा जो उसूल ज़वाबित हैं, उनकी रोशनी में आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो आपका कंसेंट हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस बंदे ने केस किया था वो केस हार गया। इसका मतलब ये हुआ कि मगरिबी जो सोसाइटी है, जो लीगल फील्ड है, या जो सोशल मुआशरा है, जो सोशल जो मैदान है, हर जगह कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को भी कंसेंट माना जाता है। कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट माना जाता है, यानी अगर कोई आदमी खुद कंसेंट ना भी दे लेकिन एक्सपर्ट की तरफ से कंसेंट और रजामंदी है तो इसको माना जाएगा। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट के लिए। कंसेंट के लिए दो रिक्वायरमेंट और है मगरिबी मुआशरे में, एक है कैपेसिटी और एक है कॉम्पिटेंस। उसकी मिसाल देता हूं। मिसाल ये कि एक 12 साल की 13 साल की लड़की है, बजाहिर वो उसमें कैपेसिटी है कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, वो कर सकती है। 14 साल की 15 साल की लड़की कर सकती है, लेकिन लीगली उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है। ये लॉ डिसाइड करेगा कि वो शादी कर सकती है या नहीं। यही वजह है कि इंडिया में मसलन अभी शायद अमेंडमेंट हुआ है, 21 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। क्यों भाई? पार्लियामेंट के मेंबरान कॉम्पिटेंस एक लड़की के कॉम्पिटेंस को क्यों सेट करेंगे? उसका कंसेंट कहां गया? वो लड़की चाहती है कि मैं 20 साल की हूं, मैं भी शादी करूं, लेकिन लॉ उसको इजाजत नहीं देगा। अमेरिका में अक्सर स्टेट्स के अंदर 18 साल की उम्र है, कुछ स्टेट्स के अंदर 16 साल की उम्र है, कुछ स्टेट्स के अंदर 12 साल की 14 साल की उम्र है, अगर पेरेंट्स की इजाजत हो। तो गोया कि आपके कंसेंट को पार्लियामेंट या कांग्रेस तय करती है कि आपके कंसेंट को हम माने या ना माने। इतने फ्लॉज हैं इस यूरोपियन स्टैंडर्ड में कंसेंट के। अब उसके बाद जो असल चीज है वो ये है, एक और मैं मिसाल देता हूं, वो ये कि अमेरिका में 11 स्टेट्स हैं जिसमें एक लॉ है एड इन डाइंग लॉ। एक आदमी है, वो मसलन उसको ऐसी कोई बीमारी है कि उसके बारे में उसको यकीन है कि भाई मेरे पास 5-6 महीने का टाइम है, मैं सिसक कर मरूंगा, इसलिए मुझे हुकूमत इजाजत दे कि मैं ऐसी दवा मुझको दी जाए ताकि मैं आराम से सुकून के साथ मर जाऊं। 11 सूबों के अंदर ये कानून है, इसको एड इन डाइंग लॉ कहते हैं। लेकिन अगर एक आदमी मसलन दुनिया से आजिज आ गया, उसको कोई बीमारी नहीं है, वो चाहता है कि भाई मैं मरूं, मैं अपनी जिंदगी से आजिज आ गया, लेकिन मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, तो मुझे हुकूमत इजाजत दे मरने की, उसको इजाजत नहीं है। तो भाई कंसेंट है, वो आकिल है, बालिग है, वो रजामंदी के साथ मरना चाहता है, उसकी बॉडी है, उसकी मर्जी है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसकी मर्जी नहीं है जब मसला मरने का आता है। तो कंसेंट किधर गया? तो ये जो कंसेंट है ये इतना ज्यादा वेग है कि उसकी कोई नजीर नहीं है जो हम लिबरल सोसाइटी से लेते हैं। अब जो इस पूरी मैंने कंसेंट के ऊपर गुफ्तगू की है, उसका रिजल्ट क्या है? सबसे पहला जो रिजल्ट है वो ये है कि ओवरऑल कंसेंट के लिए लिबरल मुआशरों में भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंसेंट हमेशा रिवर्सेबल नहीं होता, उसका रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है।
और तीसरी बात यह है कि अगर माहिरीन का फैसला हो जाए तो भी कंसेंट काफी है। अब मैं आता हूं, आपको जंग के ऊपर लेकर आता हूं। मान लीजिए एक जंग हुई मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान, और उसमें गैर मुस्लिम खवातीन मसलन कैदी बनाकर लाई गई, उनको बांध दिया और कॉन्क्यूबाइन बना लिया गया। उनको अभी यह पता नहीं है कि उनके साथ आगे क्या होगा। सवाल यह है कि क्या उनका पता होना कंसेंट के लिए जरूरी है? नहीं जरूरी है। लिबरल सोसाइटी से मैंने मिसाल दे दी है। मान लीजिए उनको बता दिया गया कि तुम्हारे साथ यह होगा कि तुम्हारा जो आका है वो तुम्हारे साथ कंज्यूमेशन करेगा। क्या वो इस कंसेंट को रिवर्स कर सकती हैं? अगर वो उस वक्त कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन आगे चलकर वो कहें कि नहीं नहीं हम तैयार नहीं है, हमें इसको रिवर्स करना है, नहीं कर सकती। उसकी वजह है कि कंसेंट का रिवर्सेबल होना जरूरी नहीं है। मैंने लिबरल मुआशरे से इसकी मिसाल दी है। इसी तरीके से एक औरत ये कह सकती है कि भाई मैंने तो जंग की रजामंदी नहीं दी थी, लेकिन उसके लीडरों ने तो दी थी, उसके शौहर ने दी थी, उसका शौहर बतौर सोल्जर उस जंग में शरीक था। तो माहिरीन का जो फैसला है वो भी कंसेंट माना जाता है। यही वजह है कि अगर किसी मुल्क के लीडर ने जंग का फैसला किया तो उस लीडर के साथ जो अवाम है शामिल, जो औरतें शामिल हैं, उनको बांदी बनाया जाएगा। उसकी मिसाल देता हूं, जब जंग कादसिया हुई यानी पर्शियन एम्पायर को खत्म किया गया, तो उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम था यज़दजर्द। उसकी 3 शहजादियां, उनको बांदी बनाया गया और उसके बाद उनको आजाद कर दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ने हजरत अली से पूछा कि भाई इनका क्या करना है, ये तो शाही खानदान की है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा भाई मैं तो आजाद करता हूं अपना हिस्सा। हजरत अली ने आजाद किया, हजरत उमर ने आजाद किया, बकिया सब लोगों ने आजाद किया। तो उन यज़दजर की उन 3 बांदियों में से एक बांदी की शादी हजरत हुसैन से हुई, एक लड़की की शादी, एक शहजादी की शादी हजरत अबू बकर के बेटे से हुई, और एक शहजादी की शादी जो तीसरे नंबर की थी उसकी शहजादी हजरत उमर के बेटे से हुई। तो बाकायदा शादियां हुई और उनकी रजामंदी से हुई। तो ये दरअसल वो खवातीन के जो जंग में शामिल हैं उनको बांदिए बनाया जाएगा। अब अगर कोई ये कहे कि भाई उनका कंसेंट नहीं था, उनका कंसेंट मैटर इसलिए नहीं करता कि उनके मुल्क के माहिरीन का कंसेंट था कि चाहे हमारी औरतों को बांदी बना लिया जाए तब भी हम जंग करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कुरान करीम में एक आयत है, सूरे नूर में आयत नंबर 33, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा। उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूं। और जो मुकातबत करना चाहे, मुकातबत किसको कहते हैं? मुकातबत कहते हैं बाइंग योर स्लेवरी, बाइंग योर फ्रीडम। कि आप अगर अपने आका को मसलन ये कहें भाई मैं तुमको 10,000 रुपए 1 लाख रुपए देता हूं और तुम मुझे आजाद कर दो, इसको कहा जाता है मुकातबत। ये एक तरह का मुआहिदा है। तो अल्लाह फरमाता है और जो मुकातबत करना चाहें तुम्हारे ममलूकों में से यानी तुम्हारे गुलामों में से, तो उनसे मुकातबत कर लिया करो। और अगर तुम समझो कि उनमें भलाई है, और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। इस आयत के नाजिल होने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और इसी तरह दीगर बहुत से सहाबा की राय ये थी कि ये जो मुकातबत करना है ये वाजिब है। क्या मतलब? यानी एक गुलाम और बांदी अगर अपने आका से ये कहे कि मुझे तो मुकातबत करनी है, यानी मैं अपनी फ्रीडम को खरीदना चाहती हूं, ये लो पैसे और मुझे करो आजाद, तो गुलाम के लिए, आका के लिए जरूरी है कि वो इसको कबूल करे, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब अगर उस बांदी के पास पैसे नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे? अल्लाह ताला ने खुद बता दिया आगे, वातूहुम मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम पैसे दो। अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है, तुम माल के जरिए इसकी मदद करो। ज़कात के जो मसारिफ है उनमें से एक मसरफ इस तरह के गुलामों को आजाद कराना है। जरूरी है ये मुसलमानों के लिए कि उसकी मदद करें। अब मैं एक इंसिडेंट सीरत से सुना देता हूं आपको। ये है ये तफसीर बगवी का मैंने हवाला दिया। कोई आदमी कहे कि नहीं जी हजरत उमर की जो बात है वो आपने झूठ कह दी, ये तफसीर बगवी का हवाला है। बल्कि एक वाकया इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सीरीन एक गुलाम थे, हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह उनके गुलाम थे। उन्होंने हजरत अनस इब्न मालिक से कहा कि आप मुझे मुकातब बना दीजिए, ये लीजिए पैसे, मैं आजाद होना चाहता हूं। तो अनस इब्न मालिक ने मना किया कि नहीं मैं तो मुकातब नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने जाकर हजरत उमर से शिकायत कर दी। हजरत उमर अपना दुर्रा लेकर पहुंच गए अनस इब्न मालिक को सजा देने के लिए कि तुमने कुरान की मुखालफत कैसे कर दी। अगर कोई गुलाम और बांदी कहते हैं कि मुकातब बनाओ तो मुकातब बनाना पड़ेगा। अब आगे चलिए, यह है मेरी लास्ट पॉइंट आज का। मुस्नद अहमद में एक रिवायत है, और ये उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्तुल हारिस हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनके निकाह का वाकया है। कबीला हवाजिन से आती हैं। जब हुनैन की जंग हुई और हवाजिन के जो लोग हैं वो कैद होकर आए, तो उनमें जुवैरिया बिन्तुल हारिस भी थी। ये भी बांदी बनकर आई, और ये किसके हिस्से में गई? ये साबित इब्न कैस इब्न शम्मास एक सहाबी हैं, उनके हिस्से में आई। और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हजरत आयशा ये फरमाती हैं, माफ कीजिएगा हजरत जुवैरिया के बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो एक खूबसूरत खातून थी, वजी खातून थी।
उनको यानी वो ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया जाए, जिसके हिस्से में वो आए वो आसानी के साथ उनको छोड़ दे, ऐसा नहीं था। अब हजरत जुवैरिया ये फरमाती हैं कि मैं साबित इब्न कैस के हिस्से में आई, फकातबतुहु अला नफ्सी, मैंने साबित इब्न कैस को से मुकातबत कर लिया, मैंने कहा कि मैं पैसे दूंगी, मुझे आजाद करो। साबित इब्न कैस इसको मुस्तरद नहीं कर सके, क्योंकि कुरान का हुक्म है फकातिबूहुम, मुस्तरद नहीं कर सके। उसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जुवैरिया के, या रसूलुल्लाह मैंने मुकातबत कर ली है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की और ये ऑप्शन भी रखा कि अगर तुम इससे बेहतर ऑप्शन चाहो मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा, और तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो निकाह कर सकती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मर्जी के साथ निकाह किया। अब यहां पर जो पॉइंट है वो ये है, मान लीजिए एक मैं सिनेरियो बताता हूं, एक लड़की, एक औरत मुसलमानों के पास बांदी बनकर आई, उसके सामने ये ऑप्शन है कि चाहे तो वो मुकातबा बन जाए, यानी वो अपनी आजादी को खरीद ले और आजाद हो जाए, पैसे उसके पास नहीं है, मुस्लिम सोसाइटी उसकी मदद करेगी। लेकिन अगर वो ये कहती है कि नहीं भाई मुझे मुकातब नहीं बनना है, या पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, वटेवर, मैं बांदी ही रहना चाहती हूं, तो उसने कंसेंट दिया है बांदी बनने का, और उस कंसेंट के बाद फिर वो अपने आका के साथ, अपने मौला के साथ, अपने मास्टर के साथ, जिसको मास्टर कहना गलत है लेकिन लफ्ज चूंकि वो इस्तेमाल है, वो उसके साथ इस तरीके से जिंदगी गुजार सकती है कि जिसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो उसकी एक्चुअल वाइफ है, लेकिन उसका दर्जा वाइफ से कुछ कम होगा, एग्जैक्ट वाइफ नहीं होगा लेकिन वाइफ से कम होगा। लेकिन उसको मिस्ट्रेस नहीं कहा जाएगा, उसको साइड चिक नहीं कहा जाएगा, उसको ग्रुपी नहीं कहा जाएगा, उसको रखेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुआशरे में उसका मकाम है, माशरे में उसका मर्तबा है। तो वो जब कोई भी बांदी कंज्यूमेशन करती है अपने मौला और अपने आका के साथ, तो दरअसल वो मुकातब होने के स्टेटस को खत्म करके ये कंसेंट देती है कि नहीं जी मैं अपने आका के साथ रहूंगी, तो कंसेंट तो है मौजूद। तो वो कंसेंट जो मगरिब का मयार है, जो लिबरल सोसाइटी का मयार है, उसकी तो कोई हैसियत है ही नहीं, वो तो इतना शेकी है कि आप उसको कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस रिवायत और आयत से ये पता चला कि बांदी जब मुसलमान घर में आएगी तो वो कंसेंट देकर आएगी। अब ये जो इल्जाम और एतराज किया जाता है कि जी मुसलमान कैदी जो औरतों को रेप कर दिया करते थे, ये एतराज मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। आज इन रेफरेंसेस के बाद अगर कोई आदमी ये एतराज करता है तो वो झूठ बोल रहा है, वो बददियानती कर रहा है। और अगर कोई शख्स मेरे इस पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर तफसीरा करना चाहे तो तफसीरा करे और इन चीजों को रिफ्यूट करे। हाँ, अगर आप तारीखी रिवायतों से रिफ्यूट करेंगे तो ये भी याद रखें कि तारीखी रिवायतों से आप कुरान को रिफ्यूट नहीं कर सकते। तारीखी कोई रिवायत अगर कुरान के खिलाफ पेश करेंगे तो तारीखी रिवायत को दीवार पर मार दिया जाएगा। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर सा जवाब है। आई डोंट नो कि आगे के सवाल भी कवर हो गए कि नहीं।